नेक्स्ट हेडिंग वी आर स्टार्टिंग विद द पावर्स ऑफ डायरेक्टर्स। अच्छा, इस एक्ट में काफ़ी सारी अथॉरिटीज़ अपॉइंटेड है, एपलेट अथॉरिटी और डिस्प्यूट सॉल्विंग अथॉरिटी। तो अब हम वो अथॉरिटीज़ का प्रोसीजर, उनके पावर्स, उनके ड्यूटीज़, उनका अपॉइंटमेंट वो स्टार्ट करें। सो फर्स्ट क्वेश्चन वी आर स्टार्टिंग विद स्टेट द पावर्स ऑफ डायरेक्टर्स। ये डायरेक्टर्स हमने पढ़ा था FIUIND, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया। डायरेक्टर्स को क्या पावर दिया? टू कंडक्ट एन इंक्वायरी। अगर इनको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिशमेंट में कोई क्वेरी है, डाउट है, अगर क्वेश्चन अराइज हो रहा है मनी लॉन्ड्रिंग के ऑफेंस का, तो वो चाहे तो इंक्वायरी कंडक्ट कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। अभी भी अगर उस ऑर्गेनाइजेशन के बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे डाउट है तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन को बोल सकते हैं कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में क्या करवाओ, ऑडिट करवाओ, और वो ऑडिट और इंसिडेंटल जो भी एक्सपेंसेस होंगे इट विल बी बोर्न बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑल्सो दे कैन इशू अ वार्निंग इन राइटिंग, कंप्लाई विद द स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन। ये जो भी इंस्ट्रक्शन देंगे वो ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करना पड़ेगा, लाइक टाइमली रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, फिर वो रिकॉर्ड्स डायरेक्टर को सबमिट करना, ये सारे इंस्ट्रक्शंस उनको फॉलो करने पड़ेंगे। फिर पीरियोडिकल रिपोर्ट्स में भी आस्ट, ये हमने ऑब्लिगेशंस ऑफ बैंक में पढ़ा था कि बैंक की ड्यूटी है रिकॉर्ड्स मेंटेन करना अपने कस्टमर के, ट्रांजैक्शन के, उनकी आइडेंटिटी के, और टाइम पे वो रिकॉर्ड्स किसको सबमिट करना? डायरेक्टर्स को। तो अगर आप टाइम पे सबमिट नहीं करोगे तो आपको भरनी पड़ेगी पेनल्टी, और पेनल्टी वो लोग इम्पोज कर सकते हैं मिनिमम 1000 टू मैक्सिमम ₹1 लाख, एंड दैट पेनल्टी इज फॉर ईच ऑफेंस। मतलब हर ऑफेंस के लिए आपको इतना पेनल्टी बेयर करना पड़ेगा। सो दीज आर द पावर्स ऑफ डायरेक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं रिलेटिंग टू एडजुडिकेशन। एडजुडिकेशन मतलब सेटलमेंट। अच्छा, एडजुडिकेशन अथॉरिटी का प्रोसीजर हमने FEMA में भी पढ़ा था, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो जो डिस्प्यूट करने के लिए, केस को सेटल करने के लिए अथॉरिटी अपॉइंट होती है, उसको बोला जाता है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। तो ये एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को कौन अपॉइंट करेगा, उसको कौन कंप्लेन फाइल करेगा, और वो कैसे अपने डिस्प्यूट को सॉल्व करेंगे, उसका प्रोसीजर है। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। एक्सप्लेन द प्रोविजन रिलेटिंग टू एडजुडिकेशन। सबसे पहले एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अपॉइंट करने की अथॉरिटी किसके पास? सेंट्रल गवर्नमेंट। सो सेंट्रल गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू अपॉइंट एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। इट विल डिसाइड द पावर्स एंड जुरिस्डिक्शन, मतलब उनके पास क्या अथॉरिटीज है और किस एरिया में उनको काम करना है, उनका स्कोप ऑफ वर्क। नॉर्मली इनके जो पावर्स है दे विल बी गिवन द पावर्स ऑफ सिविल कोर्ट। नॉर्मली इंक्वायरी कंडक्ट करना, एग्जामिनेशन करना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स डिमांड करना, सर्च कैरी ऑन करना। दीज आर द बेसिक पावर्स विच आर गिवन टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। उनको उनका जुरिस्डिक्शन दे दिया, फिर कंप्लेन रिसीव करेंगे, दे विल होल्ड एन इंक्वायरी, पार्टीज को देंगे रीजनेबल अपॉर्चुनिटी एंड डिस्पोज ऑफ द कंप्लेन। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द अथॉरिटीज गवर्न बाय PMLA। कुछ डायरेक्टर्स हैं, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है, एपलेट अथॉरिटीज़ है, उनके पावर्स, उनकी ड्यूटी, उनका काम करने का प्रोसीजर और उनके डिसीजंस वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करें डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट। ये डायरेक्टर हमने पढ़ा था, RBI ने अपॉइंट किया है। FIUIND, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया, ये मॉनिटरिंग रखते हैं सारे ऑर्गेनाइजेशंस और बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द पावर्स ऑफ डायरेक्टर्स। अब इन डायरेक्टर्स को कौन से पावर्स दिए? दे गिवन द पावर टू कंडक्ट एन इंक्वायरी, इंक्वायरी करना, इन्वेस्टिगेशन करना, मेक ऑर्डर फॉर ऑडिट ऑफ अकाउंट्स। किसी ऑर्गेनाइजेशन पे अगर डाउट है कि उन्होंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स ठीक से मेंटेन नहीं किए या मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस आ रहा है, तो वो चाहे तो उस ऑर्गेनाइजेशन को बोल सकते हैं ऑडिट करवाने के लिए। और ऑडिट और इंसिडेंटल एक्सपेंसेस जो होंगे वो सब कौन बेयर करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑल्सो दे कैन इशू अ वार्निंग इन राइटिंग, कंप्लाई विद स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन, मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन को बोल सकते हैं कि अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स टाइमली मेंटेन करो और टाइमली हमको फर्निश करो। दे कैन गिव इंस्ट्रक्शंस, वो ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करना पड़ेगा। ऑल्सो पीरियोडिकल रिपोर्ट्स में भी आस्ड फॉर, जैसे बैंक्स में हमने पढ़ा था कि बैंक्स को टाइमली रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है और डायरेक्टर्स को फर्निश करना है, तो डायरेक्टर बोल सकता है कि एवरी 3 मंथ्स का रिटर्न हमको फर्निश कर दो। और अगर टाइम पे फर्निश नहीं की रिपोर्ट्स तो वो चाहे तो पेनल्टी भी इम्पोज कर सकते हैं, विच विल रेंज फ्रॉम 10,000 to 1 lakh। सो मिनिमम 10,000 रुपीज एंड मैक्सिमम ₹1 lakh, एंड दैट इज अ पेनल्टी फॉर ईच फेलियर। ठीक है, सो दीज आर द पावर गिवन टू द डायरेक्टर्स। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द प्रोविजन रिलेटिंग टू एडजुडिकेशन। अच्छा, एडजुडिकेशन मतलब सेटलमेंट, ये हमने FEMA में भी पढ़ा था।
डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए जो अथॉरिटी अपॉइंट होती है वो होती है एडजुडिकेशन, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, सेटलमेंट की अथॉरिटी, और इस अथॉरिटी को अपॉइंट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है और डायरेक्टर है, दोनों के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है। डायरेक्टर बोल रहा है मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस किया, ऑर्गेनाइजेशन बोल रहा है हमने ऑफेंस नहीं किया। वो डिस्प्यूट लेके किसके पास जाएंगे? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। सो क्वेश्चन वी आर स्टार्टिंग विथ एक्सप्लेन द प्रोविजन रिलेटिंग टू एडजुडिकेशन। सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू अपॉइंट एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। ये एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को अपॉइंट करने का पावर किसके पास? सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑल्सो दे कैन डिसाइड द पावर्स एंड जूरिस्डिक्शन, मतलब इनके पास कौन से पावर्स होंगे। अच्छा, नॉर्मली जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी होती है उनके पास सिविल कोर्ट वाले पावर्स रहते हैं। सिविल कोर्ट वाले पावर्स मतलब बेसिक पावर्स होते हैं। वो इंक्वायरी कर सकते हैं, किसी प्रीमाइस में एंटर कर सकते हैं, पर्सन को एग्जामिन कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स डिमांड कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स की जेरोक्स ले सकते हैं, कॉपीज ले सकते हैं और सर्च कैरी ऑन कर सकते हैं। दीज आर द बेसिक पावर्स विच आर गिवन टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। और फिर उनका जूरिस्डिक्शन डिसाइड किया जाएगा। जूरिस्डिक्शन मतलब एरिया, स्कोप ऑफ वर्क, किस एरिया में उनको काम करना है। अच्छा, गवर्नमेंट ने 2 एरिया के लिए एक एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अपॉइंट किया, चलेगा? चलेगा। अच्छा, एक एरिया के लिए 2 एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, चलेगा। वो कौन डिसाइड करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, डिसाइड करेंगे उनके पावर्स और उनका जूरिस्डिक्शन। हम कंप्लेन फाइल करेंगे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास, दे विल होल्ड एन इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन करेंगे और फाइनली डिसीजन देके डिस्पोज ऑफ द कंप्लेन। On receiving the complaint, the adjudicating authority shall serve a notice in writing to the owner and the owner will be given reasonable opportunity of being heard. Let's assume हमारा ऑर्गेनाइजेशन है और हम पर कोई डिस्प्यूट चल रहा है, तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास अगर वो डिस्प्यूट जाएगा तो सबसे पहले हमको नोटिस दिया जाएगा और हमको बोलने का मौका दिया जाएगा। सो द ओनर विल बी गिवन रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। सो आफ्टर hearing the parties and considering all the material facts, मतलब parties को सुना जाएगा और material facts circumstances को consider किया जाएगा। After that the adjudicating authority will pass an order of confiscation of property involved in money laundering and the decision will be final and the property will vest with central government। मतलब adjudicating authority दोनों पार्टीज को अपॉर्चुनिटी देगी, इंक्वायरी करेगी, सारे फैक्ट चेक करेगी और उसके बाद डिसीजन लेगी और डिसीजन करके प्रॉपर्टी को क्या करेंगे? कॉन्फिस्केट। कॉन्फिस्केट मतलब ओनरशिप ट्रांसफर, और अब वो प्रॉपर्टी किसकी मानी जाएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट की। Where a property stands confiscated to central government, the special court may also direct the central government to restore such confiscated property or part thereof of a claimant with a legitimate interest in the property who may have suffered a quantifiable loss as a result of the offence of money laundering। मतलब कुछ सिचुएशन में जहाँ पे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने हमारी प्रॉपर्टी को क्या कर लिया? कॉन्फिस्केट कर लिया। अगर वो प्रॉपर्टी हमने गुड फेथ में एक्वायर किया और उसकी वजह से हमको बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, तो हम स्पेशल कोर्ट के पास जाएंगे और स्पेशल कोर्ट एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी और सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्ट करेगी कि इस प्रॉपर्टी को इस पर्सन को वापस दे दो, बिकॉज ही इज हैविंग अ लेजिटिमेट इंटरेस्ट, लीगल इंटरेस्ट, एंड ही इज सफरिंग अ क्वांटिफाइबल लॉस। तो स्पेशल कोर्ट हैज अ राइट टू पास सच एन ऑर्डर। ऑल्सो स्पेशल कोर्ट शैल नॉट कंसिडर सच Special court shall not consider such claim unless it is satisfied that the claimant has acted in good faith and has suffered the loss despite having taken all reasonable precautions and is not involved in the offence of money laundering। मतलब मनी लॉन्ड्रिंग मेरे ओनर ने किया था, मैंने किया नहीं है, और प्रॉपर्टी अभी मैं यूज कर रही हूँ, तो आपको मुझे प्रॉपर्टी रिटर्न करनी पड़ेगी बिकॉज आई हैव अक्वायर्ड द प्रॉपर्टी इन गुड फेथ और मैं मनी लॉन्ड्रिंग के ऑफेंस में इन्वॉल्व नहीं हूँ। तो उसके लिए हम किसके पास जाएंगे? स्पेशल कोर्ट के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं। स्टेट द प्रोसीजर ऑफ एपेलेट ट्रिब्यूनल। अच्छा, इस ट्रिब्यूनल का नाम है एपेलेट ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल इज अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ अ कोर्ट और इसका नाम है एपेलेट। एपेलेट ट्रिब्यूनल क्यों बोला जाता है? बिकॉज अपील के लिए बनाई गई है। अब पहले हम किसके पास गए? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। उन्होंने दोनों पार्टीज को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी और ऑर्डर पास किया, पर उन्होंने जो ऑर्डर पास किया हम उससे डिससैटिस्फाइड है, तो हमको बोला जाएगा एग्रीड पार्टी, सफरिंग पार्टी। तो अगर आप डिससैटिस्फाइड हो अथॉरिटी के ऑर्डर से, तो उस ऑर्डर के सामने अब हम क्या करेंगे? अपील करेंगे, और अपील करने की हमारी पहली अथॉरिटी है एपेलेट ट्रिब्यूनल। तो हम अपील लेके किसके पास जाएंगे? एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास। सो स्टेट द प्रोसीजर ऑफ एपेलेट ट्रिब्यूनल।
सबसे पहले डायरेक्टर और पर्सन एग्रीव्ड बाय द ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। अच्छा, लेट्स अज्यूम डायरेक्टर के फेवर में डिसीजन आया, तो अपील कौन करेगा? हम लोग, अग्रीड पर्सन। और अगर हमारे फेवर में डिसीजन आया और डायरेक्टर को लगता है कि डिसीजन गलत है, तो डायरेक्टर भी चाहे तो अपील कर सकता है। सो डायरेक्टर और पर्सन एग्रीड बाय द ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, we can make an appeal within 45 days to the appellate tribunal और appellate tribunal which is established by central government। और ये अपील किसको करना है? appellate tribunal। कितना टाइम हमारे पास? 45 डेज। और जहां पे भी टाइम लिमिट मेंशन होता है वहां पे कॉन्डोनेशन ऑफ डिले आता है। अगर आपके पास वैलिड रीजन है कि आपने इतने पर्टिकुलर टाइम में अपील क्यों नहीं किया, तो ट्रिब्यूनल चाहे तो आपको एक्सटेंशन दे सकती है। तो अगर वैलिड रीजन है, सफिशिएंट कॉज है, तो टाइम क्या हो जाएगा? एक्सटेंड। बाकी नॉर्मली अपील फाइल करने का टाइम लिमिट है 45 डेज। Appellate tribunal will give both the parties a reasonable opportunity of being heard and after that they can confirm, modify और set aside the order। तो appellate tribunal क्या करेगा? हमने अपील फाइल किया तो दोनों पार्टीज को देंगे बोलने का मौका, और उसके बाद वो चाहे तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के डिसीजन को क्या कर सकते हैं? कंफर्म, मतलब अप्रूव कर दिया, कोई चेंज नहीं किया, मॉडिफाई कर दिया, कुछ चेंजेस किया, और कंप्लीटली उसको सेट असाइड कर दिया, मतलब कैंसिल कर दिया। एंड इट मस्ट बी डिस्पोज्ड ऑफ विद इन 6 months ऑफ फाइलिंग ऑफ अपील। मतलब एपेलेट ट्रिब्यूनल ने अपील रिसीव किया, उसके 6 months में वो अपील डिस्पोज ऑफ हो जानी चाहिए। अच्छा, हमारे पास अपील करने के लिए कितना टाइम है? 45 डेज। और एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास डिस्पोज ऑफ करने का टाइम है 6 months। और मैंने आपको बताया था टाइम लिमिट मेंशन होगा तो कॉन्डोनेशन ऑफ डिले आएगा। तो अगर 6 months हो गए पर किसी वैलिड रीजन से वो अपील कंप्लीट नहीं हो पाई, तो एपेलेट ट्रिब्यूनल को उसका एक रीजन देना पड़ेगा। सो कॉन्डोनेशन ऑफ डिले इज ऑल्सो अलाउड। नेक्स्ट इज व्हाट आर द पावर्स ऑफ एपेलेट ट्रिब्यूनल। अच्छा, पहले हमने देखे पावर्स ऑफ डायरेक्टर्स, फिर हमने पढ़े एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पावर्स, सिविल कोर्ट वाले, और अब हम पढ़ रहे हैं एपेलेट ट्रिब्यूनल के पावर्स। और जैसे अथॉरिटी बढ़ती जाती है वैसे उनके पावर्स भी इंक्रीज हो जाएंगे। सो पावर्स ऑफ एपेलेट ट्रिब्यूनल, फर्स्ट, एनफोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन। मतलब ये ट्रिब्यूनल चाहे तो क्या किसी पर्सन को अपने पास बुला सकती है? क्या वो बैंक वालों को या मिस्टर ए को बोल सकते हैं कि आप इस डेट पे यहाँ पे प्रेजेंट हो जाना? हाँ, दे हैव द पावर ऑफ एनफोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन। एग्जामिनिंग एनी पर्सन ऑन ओथ, वो चाहे तो ओरल एग्जामिनेशन, उनसे पूछताछ कर सकते हैं। हाँ, ऑल्सो एविडेंसिंग ऑन एफिडेविट, मतलब राइटिंग में एग्जामिनेशन करना। एफिडेविट इज अ रिटर्न एंड अप्रूव डॉक्यूमेंट। ऑल्सो दे कैन डिमांड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, मतलब वो ओनर को या बैंक वाले को बोल सकते हैं कि अपने 3 महीने के ट्रांजैक्शंस लेकर आओ। हाँ, ऑल्सो दे कैन टेक द कॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट, मतलब वो इन्वेस्टिगेशन के लिए उन डॉक्यूमेंट्स के जेरोक्स भी करवा सकते हैं। एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस और डॉक्यूमेंट्स, मतलब पहले क्या किया इन्होंने? पर्सन को बुलाया, फिर डॉक्यूमेंट्स मंगवाए, अभी दोनों को एग्जामिन कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, रिव्यूइंग इट्स ऑर्डर। ये पावर है एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास। इन्होंने जो ऑर्डर पास किया वो चाहे तो उसको रीचेक, रिव्यू भी कर सकते हैं। और अगर वो एक्स पार्ट ऑर्डर है, ये मैंने आपको बताया था, एक्स पार्ट मतलब वन साइडेड, दोनों पार्टीज को बुलाया, एक आई पर दूसरी नहीं आई, तो एक पार्टी का सुन के हमने ऑर्डर पास कर दिया है, तो वो एक्स पार्ट ऑर्डर है। तो चाहे तो अगर सामने वाली पार्टी हमको कोई वैलिड रीजन दे रही है नहीं आने का, तो उस ऑर्डर को हम क्या करेंगे? सेट असाइड कर देंगे। So setting aside any order passed ex part, also passing an interim और final order। अच्छा, interim मतलब ये अकाउंट्स में आप पढ़ते हो interim dividend, जो बिटवीन द ईयर डिविडेंड दिया जाता है। लेट्स अज्यूम फर्स्ट 3 months में कंपनी का सुपर प्रॉफिट हो गया तो 3 महीने का डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, तो इंटरिम डिविडेंड मतलब बिटवीन द ईयर, टेम्पररी। और यहाँ पे इंटरिम ऑर्डर का मतलब है टेम्पररी ऑर्डर, मतलब फाइनल ऑर्डर पास करने में काफी टाइम लगेगा। तो एपेलेट ट्रिब्यूनल अभी टेम्पररी ऑर्डर पास करेंगे, उसको बोला जाएगा इंटरिम ऑर्डर। और इंटरिम ऑर्डर कब तक वैलिड है? जब तक फाइनल ऑर्डर ना आ जाए। So they have authority, they can pass an interim or final order or any other matters as prescribed by central government. So these were the powers of appellate tribunal. State the procedure of further appeal. अच्छा, पहले एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास गए, डिसीजन दिया, प्रॉब्लम था, डिससैटिस्फाइड थे, तो पहले अपील किसको किया? एपेलेट ट्रिब्यूनल। अब एपेलेट ट्रिब्यूनल ने डिसीजन दिया है और उससे हम डिससैटिस्फाइड हैं, तो हम आगे भी अपील करना चाहते हैं, तो फर्दर अपील करने की अथॉरिटी कौन सी? इट इज हाई कोर्ट। सो पर्सन एग्री बाय द ऑर्डर ऑफ एपेलेट ट्रिब्यूनल कैन मेक एन अपील टू हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट में अपील करने का टाइम है 60 days।
और नॉर्मली आपकी जो फर्दर अपील होगी, हाई कोर्ट में अपील करोगे तो कुछ अमाउंट डिपॉजिट का आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा, वो बिना डिपॉजिट के आपकी अपील एक्सेप्ट होने वाली नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी हमारी एपेलेट ट्रिब्यूनल 45 डेज और सेकंड एपेलेट अथॉरिटी हमारी हाई कोर्ट, द टाइम लिमिट इज 60 डेज। नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशल कोर्ट। अच्छा, स्पेशल कोर्ट पर्टिकुलर पर्पसेस के लिए बनाई जाती है, फॉर स्पीडी सेटलमेंट ऑफ द केसेस और फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस। सो स्पेशल कोर्ट का फॉर्मेशन हम चेक करते हैं। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशल कोर्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू कंस्टिट्यूट वन और मोर स्पेशल कोर्ट्स, मतलब स्पेशल कोर्ट को बनाने की अथॉरिटी किसके पास, सेंट्रल गवर्नमेंट। और सेम वे दे विल डिसाइड द ज्यूरिसडिक्शन एंड पावर्स, मतलब स्पेशल कोर्ट को किस एरिया में काम करना है, उनकी क्या पावर्स है, दैट विल बी डिसाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑल्सो टू कंडक्ट द ट्रायल ऑफ ऑफेंस, मतलब सारे ऑफेंसेस का ट्रायल, डिस्प्यूट को सॉल्व करना। ऑल्सो स्पीडी सेटलमेंट ऑफ द केसेस, टाइमली और सेटिस्फाइंग रिजल्ट आना चाहिए, दैट इज द डिसीजन ऑफ द स्पेशल कोर्ट। इनका बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन सिंगल जज रहेगा और वो जज भी कौन अपॉइंट करेगा, हाई कोर्ट। और स्पेशल कोर्ट के पास सुपरसीडिंग पावर्स होते हैं, जैसे 4th पॉइंट में लिखा है बेल कैन बी ग्रांटेड बाय स्पेशल कोर्ट और हाई कोर्ट। तो हमारा ये जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, PMLA एक्ट है, इसमें ऑफेंसेस को माना जाता है कॉग्नाइजेबल और नॉन बेलेबल। नॉन बेलेबल मतलब आपको बेल मिलेगी नहीं, पर अगर स्पेशल कोर्ट चाहे तो किसी पर्सन को बेल भी दिलवा सकती है अगर वो गिल्टी नहीं है। तो स्पेशल कोर्ट को कैसे पावर्स दिए, सुपरसीडिंग, ओवरराइडिंग, मतलब स्पेशल कोर्ट चाहे तो किसी एक्ट के प्रोविजन को भी ओवरराइड कर सकते हैं। सो दैट पावर इज गिवन टू स्पेशल कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट। पावर ऑफ डिटेंशन, वो चाहे तो किसी पर्सन और प्रॉपर्टी को कस्टडी में भी ले सकते हैं। एंड इंपॉर्टेंट वन, बेल कैन बी ग्रांटेड बाय स्पेशल कोर्ट और हाई कोर्ट। तो 4 पावर्स गिवन टू, पहला कॉन्स्टिट्यूशन उनका सिंगल जज, एक जज रहेगा हाई कोर्ट, दूसरा एडिशनल मेंबर्स, सुपरसीडिंग ओवरराइडिंग पावर्स, पावर ऑफ डिटेंशन एंड पावर टू ग्रांट बेल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करें एग्रीमेंट विद फॉरेन कंट्रीज। अच्छा, क्यों हमारी कंट्री PMLA प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में कुछ फॉरेन कंट्रीज के साथ एग्रीमेंट करती है, बिकॉज ये जो मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस है इट इज कंसिडर्ड टू बी अ इंटरनेशनल ऑफेंस। ये किस लेवल पे जाता है, इंटरनेशनल लेवल। इट इज अ इंटरनेशनल फिनोमिनन, बिकॉज यहाँ से मनी मूव होता है फॉरेन कंट्री में, तो उसको डिटेक्ट करना पड़ेगा। तो वी रिक्वायर असिस्टेंस ऑफ फॉरेन कंट्रीज, दैट्स वाई द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज एंटरिंग इनटू एग्रीमेंट विद foreign countries to take assistance or to give assistance relating to the offense of money laundering. So question we are starting with, state the agreement with the foreign countries. Central government may enter into agreement with government of other countries for enforcing the provision of the act, मतलब ये provision follow करने के लिए PMLA के, और exchanging of information for prevention of an offence under this act, मतलब मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड कोई एविडेंस है, कोई इन्फॉर्मेशन है, तो वो एक्सचेंज करने के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन एंड ऑफिशियल गेजेट मेक सच प्रोविजंस, वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने की अथॉरिटी किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट। लेटर ऑफ रिक्वेस्ट टू कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट। अच्छा, ये लेटर कौन भेज रहा है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट भेज रही है, किसको, कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, मतलब किसी फॉरेन कंट्री को। अच्छा, फॉरेन कंट्री वालों को हम ये रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ एविडेंस चाहिए रिलेटिंग टू द ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, उसको बोला जाता है लेटर ऑफ रिक्वेस्ट टू कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट। issue of letter of request to a court or authority in the contracting state to examine the facts and circumstances of the case, examine करने के लिए take such steps as the special court may specify in such letter of request and forward all the evidence so taken or collected to the special court issuing such letter of request। ये issue letter हम भेज रहे हैं, हम contracting state वो foreign country को बोल रहे हैं कि facts and circumstances को एक बार examine करो, कुछ स्टेप्स लो जो स्पेशल कोर्ट बोल रही है, पर्सन को इम्प्रिजन करना, कस्टडी में लेना, प्रॉपर्टी को कस्टडी में लेना, सीज कर देना, और जो भी एविडेंस मिल रहा है वो हमको सेंड करो। तो ये रिक्वेस्ट लेटर हम भेजेंगे कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट को। लेटर ऑफ रिक्वेस्ट शैल बी ट्रांसमिटेड इन सच अ मैनर एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में स्पेसिफाई। तो कैसे ट्रांसमिट करना है, किसको ट्रांसमिट करना है, दैट विल बी डिसाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। देन एवरी स्टेटमेंट रिकॉर्डेड और डॉक्यूमेंट और थिंग रिसीव्ड शैल बी डीम्ड टू बी द एविडेंस कलेक्टेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। मतलब इसमें जो भी हमको स्टेटमेंट मिलेगा, इन्फॉर्मेशन मिलेगी, माना जाएगा कि ये एविडेंस है जो हमने इन्वेस्टिगेशन के प्रोसीजर में कैरी ऑन किया है।
when application is received by special court that an evidence is required in respect of investigation. मतलब एक डायरेक्टर है या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है जिसने स्पेशल कोर्ट को बोला है कि हमें ये पर्टिकुलर एक्स कंट्री से ये एविडेंस चाहिए और उनके पास ये एविडेंस अवेलेबल है, तो स्पेशल कोर्ट ऑर्डर करेगी उस कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट को और उनको सेंड करेंगे लेटर ऑफ रिक्वेस्ट. फ्रॉम होम ये लेटर किसने दिया? इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने दिया, और एनी ऑफिसर सुपीरियर टू द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर. Opinion of officer that such evidence may be available with the contracting state. So he has a reason to believe कि उस foreign country के पास ये evidence available है. And letter to whom? To a court or an authority in the contracting state competent to deal with such a request. तो ये हम उस foreign country में भेजेंगे competent authority को जो इस केस में हमको help करेंगे, deal करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट हम स्टार्ट करें असिस्टेंस टू कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट. अच्छा, पहले हमने रिक्वेस्ट किया, अब इसमें क्या हो रहा है? उल्टा हो रहा है. वो फॉरेन कंट्री हमको रिक्वेस्ट करिए कि कुछ इन्फॉर्मेशन और एविडेंस ला कर दो, तो हम उनको असिस्ट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं. सो देयर इज सम असिस्टेंस गिवन टू द कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट. Where a letter of request is received by the central government from a court or authority in a contracting state requesting for investigation into an offence or proceeding under this act. So central government may forward such letter of request to the special court or an authority under the act as it thinks fit for execution of such request in accordance with the provisions of this act, or as the case may be any other law for the timing in force. मतलब उस कंट्री ने लेटर भेजा है सेंट्रल गवर्नमेंट को, इंडिया के सेंट्रल गवर्नमेंट को, और वो अगर चाहे तो स्पेशल कोर्ट को वो लेटर फॉरवर्ड करेंगे और फिर बोलेंगे कि आप असिस्टेंस किसको दे दो? फॉरेन कंट्री को. लेटर ऑफ रिक्वेस्ट फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, ये किसने रिसीव किया? सेंट्रल गवर्नमेंट. कहां से रिसीव किया? कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, किसी फॉरेन कंट्री से. फॉर रिक्वेस्ट फॉर इन्वेस्टिगेशन इनटू एन ऑफेंस और प्रोसीडिंग अंडर द एक्ट. उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि इस पर्टिकुलर ऑफेंस, इस पर्टिकुलर पर्सन के ट्रांजैक्शन को आप मॉनिटर करो. फॉरवर्ड किसको करेंगे हम? स्पेशल कोर्ट और टू एनी अथॉरिटी अंडर द एक्ट एज इट थिंक्स फिट फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ सच रिक्वेस्ट. ठीक है, पहले हमने रिक्वेस्ट किया था, फिर कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट रिक्वेस्ट कर रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करें ऑफेंसेस और पेनल्टीज का. हमारे पीएमएलए का लास्ट क्वेश्चन है ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज इन द पीएमएलए. फर्स्टली वी आर स्टार्टिंग विद द पेनल्टीज. सो क्वेश्चन इज स्टेट द पेनल्टीज अंडर पीएमएलए 2002. फर्स्ट इज द पनिशमेंट फॉर वेक्सेटियस सर्च. इट मीन्स बिना वैलिड रीजन के, बिना रीजन टू बिलीव के आपने सर्च कर दिया बिना वैलिड रीजन. सो दैट इज गवर्न बाय सेक्शन 62. एनी अथॉरिटी एक्सरसाइजिंग पावर्स अंडर द एक्ट or any rules made thereunder who without reasons recorded in writing, बिना रीजन रिकॉर्ड किए सर्च करने चले गए. सो सर्चेज और causes to be searched any building or place or detains or searches or arrest any person sure for every such offence be liable on conviction for imprisonment for a term of which may extend to 2 years or fine which may extend to 50,000 rupees or both. अगर आपने बिना वैलिड रीजन रिकॉर्डेड इन राइटिंग सर्च कैरी ऑन किया किसी प्रीमाइज एस्टैब्लिशमेंट पे या किसी पर्सन को अरेस्ट कर दिया तो फाइन इम्पोज होगा. अच्छा, ये फाइन नॉर्मल पर्सन के लिए नहीं पर ऑफिसर के लिए है जिसने बिना रीजन के सर्च किया है, तो उसके लिए इम्प्रिजनमेंट आएगा मैक्सिमम 2 years, फाइन मैक्सिमम 50,000 और बोथ. नेक्स्ट इज द पनिशमेंट फॉर फॉल्स इन्फॉर्मेशन और फेलियर टू गिव इन्फॉर्मेशन. या तो आपने गलत इन्फॉर्मेशन दिया या आपसे इन्फॉर्मेशन मांगा, डॉक्यूमेंट मांगा, आपके पास था फिर भी आपने दिया नहीं, तो उसके लिए पनिशमेंट गवर्न होगी सेक्शन 63 में. एनी पर्सन हु विलफुली एंड मैलिशियसली गिव false information and so causing an arrest or a search to be made under this act on conviction to be liable for imprisonment for a term which may extend to 2 years or fine which may extend to 50,000 rupees or both. सेम है, गलत इन्फॉर्मेशन दिया, पता था सही फिर भी गलत बोला या बताया ही नहीं, तो इम्प्रिजनमेंट कितना आएगा? 2 years, फाइन 50,000 और बोथ. सो इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन रिमेन्स सेम. If a person being legally bound to state the truth of any matter relating to an offence refuses to answer any question put to him by an authority in the exercise of its powers under the act, मतलब सच का पता था, बताना चाहिए था, फिर भी आपने बताया नहीं,
or refuses to sign any statement made by him in the course of proceeding under this act which an authority may legally require to sign. आपसे रिटर्न स्टेटमेंट लिया, आपने हाँ बोला, फिर भी उस स्टेटमेंट पर साइन नहीं किया. और to whom a summon is issued under section 50 either to attend or give evidence or produce books of accounts or other documents at a certain place and time, omits to attend or produce books of accounts or documents at the place or time. डॉक्यूमेंट्स मांगे थे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मांगे थे, रिकॉर्ड्स मांगे थे, पर वो पर्सन ने सबमिट नहीं किए. अच्छा, फर्स्ट पॉइंट में क्या था? फर्स्ट पॉइंट में क्या था कि उसको बताना चाहिए था पर बताया नहीं. सेकेंड पॉइंट में था साइन करना चाहिए था पर किया नहीं. और थर्ड पॉइंट में डॉक्यूमेंट देना चाहिए था पर दिया नहीं. तो तीनों सिचुएशन में पेनल्टी इंपोज होगा. नॉट लेस देन ₹500, मतलब मिनिमम 500 और मैक्सिमम ₹10,000 फॉर ईच सच डिफॉल्ट और फेलियर. पर ये फाइन इंपोज करने से पहले, पेनल्टी पे करवाने से पहले आपको पार्टी को बोलने का मौका देना पड़ेगा. सो नो ऑर्डर अनलेस दिस सेक्शन under this section shall be passed by an authority unless the person on whom the penalty is proposed to be imposed is given an opportunity of being heard. तो penalty impose करने से पहले भी आपको क्या देना पड़ेगा? opportunity of being heard. नेक्स्ट इज cognizance of offense governed by section 64. सिंपल है, यहाँ पे PMLA का जो भी डिस्प्यूट है वो हैंडल करने की अथॉरिटी किसको दी है? कुछ लोगों को. जैसे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है, एपेलेट ट्रिब्यूनल है, हाई कोर्ट. तो कोई भी नॉर्मल रेवेन्यू या सिविल या क्रिमिनल कोर्ट इसमें इंटरफियर नहीं करेगी. तो अगर एक पर्सन है मिस्टर ए, वो PMLA का ऑफेंस लेके चले जाते हैं सिविल कोर्ट के पास, तो क्या सिविल कोर्ट उस डिस्प्यूट और उस केस को एंटरटेन करेंगे? नहीं. सिविल कोर्ट के पास वो अथॉरिटी नहीं है अनलेस उनको वो केस हैंडल करने को कौन बोले? सेंट्रल गवर्नमेंट. सो नो कोर्ट शैल टेक कॉग्नाइजेंस ऑफ एनी ऑफेंस अंडर सेक्शन 62 और सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 63 एक्सेप्ट विथ प्रीवियस सैंक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. तो मतलब कोर्ट के पास ये ऑफेंसेस हैंडल करने की अथॉरिटी नहीं है अनलेस इट इज स्पेसिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ ऑफेंस? What if the offence is done by companies under PMLA Act 2002? अच्छा, पर्सन ने ऑफेंस किया तो पर्सन को पनिशमेंट मिलती है, पर यहाँ पे है ना, पर्सन ने ऑफेंस नहीं किया, किसी कंपनी ने ऑफेंस किया है, तो अभी किसको पनिश करे? दैट इज द क्वेश्चन. So first situation में when offence is done by a company, every person in charge of the business of the company shall be deemed to be guilty of the offence and liable for the offence. मतलब वो कंपनी का कंट्रोल अथॉरिटी जिस पर्सन के पास है, जो उस कंपनी का पर्सन इन चार्ज है, मान लिया जाएगा कि उसने अपनी मर्जी से ऑफेंस किया है. ही विल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ द ऑफेंस एंड सो ही विल बी लायबल फॉर द ऑफेंस. एंड if the offence is committed with the consent of director, manager, secretary or any other officer, then such officers are also deemed to be guilty of the offence and so they are liable for the offence. अच्छा, कंपनी में ऑफेंस होगा तो सबसे पहले किसको पकड़ेंगे? पर्सन इंचार्ज. पर्सन इंचार्ज का कंसर्न देखने की जरूरत नहीं है, मतलब उनकी मर्जी से ऑफेंस हुआ था या नहीं हुआ था, उनको तो पकड़ा जाएगा. पर ये जो दूसरे ऑफिसर्स हैं कंपनी के, डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी और एनी अदर ऑफिसर, इनको कब पकड़ा जाएगा? जब इन्होंने ऑफेंस में अपना कंसर्न दिया हो. देन ओनली दे आर डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ द ऑफेंस एंड सो दे आर लायबल फॉर द ऑफेंस. वी कंप्लीटेड विद द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002. एक्ट हमने कंप्लीट कर लिया है, एक बार उसको ठीक से रिवाइज कर लेना. अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं ICI के एक्सरसाइज क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन. Explain the meaning of the term money laundering. Z, a known smuggler, was caught in transfer of funds illegally exporting narcotic drugs from India to some countries in Africa. State the maximum punishment that can be awarded to him under Prevention of Money Laundering Act 2002. अच्छा, ये पार्टी है, वो स्मगलर है, स्मगलिंग करके उनके पास पैसे आ रहे हैं, वो भी कहाँ से आ रहे हैं? नार्कोटिक ड्रग्स से आ रहे हैं. आपसे पूछा है मैक्सिमम पनिशमेंट अंडर द एक्ट इनको कितना हो सकता है. सबसे पहले पनिशमेंट किसको मिलता है? सेक्शन 3 में गवर्न है 3 लोगों को, जिन्होंने प्रोसीड्स ऑफ क्राइम एक्वायर किया या उसको पजेस किया, उस पर्सन के साथ डीलिंग किया, ट्रांजैक्शन में एंटर किया, या तो फिर उन प्रोसीड्स को कंसील करने का ट्राई किया. तीनों को पनिशमेंट मिलेगी. दैट इज गवर्न बाय सेक्शन 3. और जो पनिशमेंट है दैट इज गवर्न बाय सेक्शन 4. कितनी पनिशमेंट मिलेगी? 2 forms of punishment covered under PMLA. फर्स्ट इज imprisonment ranging from 3 years to 7 years, मतलब मिनिमम 3 years और मैक्सिमम 7 years. एंड
फाइन मैक्सिमम ₹5 लाख। पर अगर ऑफेंस में नार्कोटिक ड्रग्स है तो इम्प्रिजनमेंट होगा 3 to 10 years, 7 की जगह पे 10, एंड फाइन विल रिमेन सेम, दैट इज मैक्सिमम ₹5 lakhs. Answer: money laundering. Whosoever directly or indirectly attempts to indulge or knowingly assists or knowingly is a part or is actually involved in any process or activity connected with the proceeds of crime and projecting it as untainted property shall be guilty of offence of money laundering under Section 3 of the Prevention of Money Laundering Act 2002. Punishment is governed by Section 4 of the said Act, provides for the punishment of money laundering. Whosoever commits the offence of money laundering shall be punishable with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 3 years, but which may extend to 7 years, and shall also be liable to fine. और fine का maximum amount है 5 lakhs. But where the offence is related to narcotic drugs, the maximum punishment may extend to 10 years instead of 7 years. तो करंट क्वेश्चन में हमको दिया है कि नार्कोटिक ड्रग्स में से प्रोसीड जा रहा है, तो उसमें 3 years to 10 years, and fine would be maximum ₹5 lakhs. Question number 2. Mr. Fraudulent has been arrested for a cognizable or non-bailable offence punishable for a term of imprisonment for more than 3 years under PMLA 2002. Advice as to how he can be released on bail in this case. अच्छा, मनी लॉन्ड्रिंग के जो हमने ऑफेंसेस पढ़े हैं, द ऑफेंसेस आर कंसिडर्ड टू बी कॉग्नाइजेबल एंड नॉन बेलेबल. कॉग्नाइजेबल मतलब हम बिना वारंट के भी पार्टी को अरेस्ट कर सकते हैं, और नॉन बेलेबल मतलब बेल मिलने वाली नहीं है. अब ये पार्टी ने मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस किया है और आपसे पूछ रहे बेल मिलेगी या नहीं मिलेगी, इट इज अ नॉन बेलेबल ऑफेंस. पर कुछ केसेस में अगर कोर्ट सैटिस्फाइड है देन द बेल में बी ग्रांटेड. आंसर: Section 45 provides that the offences under the Act shall be cognizable and non-bailable. Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure 1973, no person accused of an offence punishable for a term of imprisonment of more than 3 years under Part A of Schedule can be released on bail. मतलब मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस किया है तो बेल मिलने वाली नहीं है, पर उसके बाद लास्ट में वर्ड लिखा है unless. So unless the court is satisfied that there are reasonable grounds for believing that he is not guilty, कोर्ट satisfied है कि वो गिल्टी नहीं है, उसकी गलती नहीं है, तो कोर्ट चाहे तो उसको बेल ग्रांट कर सकती है. So he is not guilty of such offence and that he has not likely to commit any offence while on bail. In case of any person who is under the age of 16 years, or in case of a woman, or in case of sick or infirm person, the special court can direct the release of such person on bail. तो ये अथॉरिटी दिया हाई कोर्ट और स्पेशल कोर्ट को, अगर वो सेटिस्फाइड है तो वो उस पर्सन को बेल ग्रांट कर सकते हैं. Starting with question number 3, the adjudicating authority appointed under the PMLA 2002 issued an order attaching certain properties of XYZ Limited alleged to be involved in money laundering for a specified period. The company, agreed by the order of adjudicating authority, seeks your advice about the remedy that is available under the Act. Advice explaining the relevant provisions of the PMLA 2002. अच्छा, इस क्वेश्चन में डिस्प्यूट था पीएमएलए का. अथॉरिटी के पास गए, सेटलमेंट की अथॉरिटी जो आपको पता है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, उन्होंने एक ऑर्डर पास किया और पार्टी की प्रॉपर्टी अटैच कर दी. अब पार्टी उनके ऑर्डर से डिससैटिस्फाइड है. क्या कोई हायर अथॉरिटी, अपील की अथॉरिटी एक्ट में अवेलेबल है? हाँ, हमने पढ़ा था अपील की फर्स्ट अथॉरिटी एपेलेट ट्रिब्यूनल. आप चाहो तो एपेलेट ट्रिब्यूनल में अपील कर सकते हो और वहां पे अपील करने का टाइम लिमिट है आपके पास 45 डेज. फिर एपेलेट ट्रिब्यूनल क्या करेगा, दोनों पार्टीज को अपॉर्चुनिटी देगा, बोलने का मौका देगा और उसके बाद वो डिसीजन देंगे. दे कैन कंफर्म, मॉडिफाई और सेट असाइड द ऑर्डर विच इज गिवन बाय एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी. Answer: Appeals to appellate tribunal. The director or any person aggrieved by an order made by the adjudicating authority under this act may prefer an appeal to the appellate tribunal. अच्छा, पार्टी भी अपील कर सकती है और डायरेक्टर, अथॉरिटी भी अपील कर सकती है. अब किसके सामने अपील कर रहे हैं हम? अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी. और किसको अपील करेंगे? एपेलेट ट्रिब्यूनल को. The appeal shall be filed within a period of 45 days from the date on which a copy of the order made by the adjudicating authority is received. मतलब 45 days आपने ऑर्डर रिसीव किया,
45 डेज में आपको अपील फाइल कर देना है. And it shall be in such form and be accompanied by prescribed fees. The appellate tribunal may, after giving the parties to the appeal an opportunity of being heard, pass such an order as it thinks fit, confirming, modifying or setting aside the order appeal against. तो appellate tribunal क्या करेगा, दोनों पार्टीज को अपॉर्चुनिटी देगा, बोलने का मौका देगा, उसके बाद ऑर्डर पास करेंगे. कैसा? कंफर्मिंग, मॉडिफाइंग और सेट असाइड. मतलब वो चाहे तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के ऑर्डर को कंफर्म कर सकते हैं, अप्रूव कर सकते हैं, मॉडिफाई उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं, और कंप्लीटली उसको सेट असाइड हटा सकते हैं, और फिर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को बोलेंगे अब आप फ्रेश ऑर्डर पास करो. Also, the Act also provides further appeal. Any person aggrieved by any decision or the order of appellate tribunal may file an appeal to High Court within 60 days from the date of communication of order of the appellate tribunal. तो अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के डिसीजन से प्रॉब्लम है तो पहली अपील की अथॉरिटी हमारी एपेलेट ट्रिब्यूनल, और वहां पे अपील करने का टाइम कितना है हमारे पास? 45 डेज. फिर एपेलेट ट्रिब्यूनल ने जो ऑर्डर पास किया, अगर आपको उससे भी प्रॉब्लम है तो एक फर्दर अपील भी अवेलेबल है. कहां पे अपील कर सकते हो? हाई कोर्ट. और हाई कोर्ट में अपील करने का टाइम लिमिट है 60 डेज. Question number 4. Mr. Gambler has been arrested for a cognizable or non-bailable offence, punishable for a term of imprisonment for more than 3 years under PMLA 2002. He seeks your advice as to how can he be released on bail. Advise him. अच्छा, फिर से ये पर्सन है जिसने मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस किया है, इम्प्रिजनमेंट मोर देन 3 years है, और बेल चाहिए इनको. मिलेगी या नहीं? हमने पहले भी पढ़ा था कि मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस कैसा है? कॉग्नाइजेबल एंड नॉन बेलेबल. कॉग्नाइजेबल मतलब बिना वारंट के भी हम अरेस्ट कर सकते हैं, और नॉन बेलेबल मतलब बेल मिलने वाली नहीं है. पर अगर कोर्ट सेटिस्फाइड है कि वो गिल्टी नहीं है और द पर्सन इज बिलो 16 years, इनफर्म है, अनसाउंड माइंड का, और वुमन कुछ केसेस में स्पेशल कोर्ट के पास अथॉरिटी है, वो चाहे तो बेल ग्रांट कर सकते हैं. आंसर. In accordance with the provisions of PMLA 2002, the offences under the Act shall be cognizable and non-bailable, notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure 1973. No person accused of an offence punishable for a term of imprisonment of more than 3 years under Part A of the schedule shall be released on bail or on his own bond unless the court is satisfied that there are reasonable grounds for believing that he is not guilty of such offence and that he is not likely to commit an offence while on bail. Guilty नहीं है, इसने offence किया नहीं है. Or in case of any person who is under the age of 16 years, or in case of a woman, or in case of sick or infirm person, the special court can direct the release of such person on bail. तो बेल ग्रांट करने की अथॉरिटी दी है स्पेशल कोर्ट और हाई कोर्ट. वो चाहे वो अगर सेटिस्फाइड है तो बेल विल बी ग्रांटेड, अदरवाइज इट इज कंसिडर्ड टू बी अ नॉन बेलेबल ऑफेंस. एडिशनल क्वेश्चन एक देख लेते हैं. PTM Limited, a banking company, maintained the record of all transaction for a period of 3 years from the date of cessation of the transaction between the clients and the company. Decide whether the company has fulfilled its obligation under the provisions of PMLA 2002. अच्छा, ये बैंकिंग कंपनी है और इनको रिकॉर्ड इन्होंने कितने टाइम के लिए मेंटेन किए हैं? 3 years. हमने ना सेक्शन 12 में ऑब्लिगेशंस ऑफ बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड इंटरमीडियरीज पढ़े थे, और उसमें हमने पढ़ा था कि इनको कुछ रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होते हैं, जैसे कि रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शन, नेचर, डेट, वैल्यू एंड पार्टीज टू द ट्रांजैक्शन, ऑल्सो रिकॉर्ड्स ऑफ आइडेंटिटी ऑफ द क्लाइंट्स, KYC. और ये जो रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होते हैं ना, वो इनको मेंटेन करना है 5 years के लिए फ्रॉम द डेट ऑफ सीजेशन ऑफ ट्रांजैक्शन. तो क्राइटेरिया क्या है सेक्शन 12 में? कितने ईयर्स के लिए मेंटेन करना है? 5. और करंट क्वेश्चन में दिया है कि इन्होंने वो रिकॉर्ड्स कितने टाइम के लिए मेंटेन किए? 3 years. क्या इन्होंने सेड प्रोविजन को फॉलो किया है? नो, दैट इज वायोलेशन ऑफ द सेक्शन 12. और उसमें हमने पढ़ा था अगर बैंक वाले अपने ऑब्लिगेशंस को फॉलो नहीं करते तो पेनल्टी डायरेक्टर इंपोज कर सकता है, मिनिमम 10,000 टू मैक्सिमम ₹1 lakh, एंड दैट विल बी अ पेनल्टी फॉर ईच offense. So the bank has violated the provisions of the Act. Answer. As per Section 12, the records of the prescribed transaction shall be maintained for a period of 5 years from the date of such transaction. The transaction between the clients and the company.
In the given case, the PTM Limited has maintained the record of transaction only for a period of 3 years. Thus, PTM Limited has failed to maintain the records for the period of 5 years as prescribed under Section 12. PTM Limited has defaulted in compliance of Section 12. मतलब इन्होंने Section 12 को follow नहीं किया. If you like this video, share it with your friends. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.